अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का इनसाइड पाकिस्तान के नाम और मुल्क भर में 77 योम आज़ादी मनाया जा रहा है और जो जज्बे से मनाया गया मुल्क भर में रात से ही तकरीबात का आगाज़ हो गया था और उसके बाद आज पूरा दिन पूरी कौम और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो इस सालगिरह को मना रहे हैं। लेकिन 77 साल गुजरने के बाद क्या आज भी हम जो मकसद था, कायद का जो मकसद था, क्या उस मकसद को हमने अचीव किया? जो पाकिस्तान बनाने के हद्दोहाल थे उनके ऊपर हम अमल कर सके, और अगर नहीं कर सके तो क्या वजह है? क्या वजह है कि आज भी आज़ादी के 77 ईयर्स हो गए और इन 77 सालों में कौम आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, गैस, पानी, बिजली, इंटरनेट जैसी सहूलियात से हम महरूम हैं। और एटमी ताकत होने के बावजूद जहाँ हमारे पास टैलेंट है, जहाँ हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल है और हमारे पास हर तरह के ज़खायर हैं, कुदरती तौर पे हम माला माल हैं, उसके बावजूद हम इतनी बुरी तरीके से नाकाम क्यों हुए? हमारे बाद बनने वाले मुल्क वो आलमी ताकतें बन गए और टॉप 10 कंट्रीज़ में उनका शुमार होने लगा और बहुत छोटे छोटे मालिक भी हमारे बाद जो बने वो आगे निकल गए। तो हम अपना एहतसाब और एक नया अज़्म कैसे कर सकते हैं और इस सफ़र को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकेगा? आज प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हम एक बार फिर अज़्म करते हैं कि इस आज़ादी के मौका पर अवामी तरक्की और मुल्क को खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बयानात की हद तक ही क्यों हम इन चीज़ों से अभी तक बाहर नहीं निकल सके? और साल बदलता है, हालात नहीं बदलते और हालात बदलने के लिए हमारे पास इस्लाहात भी नहीं, इक़दामात भी नहीं। और क्या वजह है कि हम ऐसे इक़दामात नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आज हमारा ये मुल्क और हमारे अवाम जो हैं वो ज़बूहाली का शिकार हैं? इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब आगा मसूद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। आगा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। सर सबसे पहले तो जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इंट्रो में शायद आप सुन पाए, यानी आज़ादी तो मना रहे हैं लेकिन किस चीज़ की आज़ादी? हमारे पास मौका नहीं है ये इस तरह की बात करने का, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक हम बहुत बुनियादी चीज़ों से ही बाहर नहीं निकल सके? कायद का जो मकसद था और इस मुल्क को बनाने के जो बड़े बुनियादी से खद्दोखाल थे, हम उन चीज़ों को भी 77 साल गुजरने के बावजूद अचीव नहीं कर सके। क्या वजह है? कहाँ हम लैग कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर भी और प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि हम नए अज़्म के साथ अवामी तरक्की और खुशहाली पे यकीन रखते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही। नहीं, देखिए, इसकी वजह यह है कि एक बुनियादी सच्चाई का फुक़दान है। कायद आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाए, एक ऐसी वेलफेयर स्टेट बनाए जहाँ लोगों को हर किस्म के मौक़े हासिल हों। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी जो है अमीर बन जाए, बल्कि ये एक मसावात का बुनियादी कंसेप्ट था। तो चुनाचे पाकिस्तान में वो मतलब कंसेप्ट पूरा नहीं हो सका। उसकी एक वजह यह है कि जो लियाकत अली खां के बाद, सरदार अब्दुल नश्तर के बाद जो सियासी क़यादत पाकिस्तान में आई, वो फहम नहीं रखती थी और ना ही कायद-ए-आज़म के वो अफ़कार जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान का क़याम अमल आया, ना ही उनको उससे कोई ताल्लुक़ था और एक महलाती साजिशें जो होती रहती थी। तो चुनाचे आज पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो मुनासिब नहीं है। और इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि आज़ादी का वो कंसेप्ट के पाकिस्तान में हर शख्स को जो है उसकी ज़रूरत के मुताबिक, उसके हैसियत के मुताबिक रोज़गार मिलेगा या तालीम मिलेगी, उसका बड़ा गहरा फुक़दान है। यही वजह है कि अच्छा, दूसरी वजह ये भी है कि चारों तरफ से मायूसी है। मायूसी इसलिए भी है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पाया है, और यह है कि आवाम में जो जोश व खरोश था वो महज आप टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक आम सड़क पे या उसमें मेरा ख्याल है आगा साहब आप वो जो बात कभी। कर रहे हैं, 77 सालों में चाहे पॉलिटिकल सेटअप जमहूरी हो या आमरीत भी रही, मिला जुला रुझान रखा दोनों तरफ, कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सका, रिजल्ट्स नहीं आए। सदारती सिस्टम होता,
तो भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिले उस तरह के। ठीक है, उनमें कंपैरिजन हो सकता है, निस्बतन किसी की कारकर्दगी शायद बेहतर हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम 77 सालों का तकाबली जायज़ा लें तो रिज़ल्ट तो हमें सिफर ही नज़र आ रहा है। और आज मैं और आप जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी दुनिया 5G के ऊपर कन्वर्ट हो गई और अभी तक हम बड़ी बुनियादी पाबंदियों का शिकार हैं। तरक्की की तरफ जिस तेज़ी से हमें बढ़ना चाहिए उस तरह हम नहीं जा रहे। ड्रेन हो रहा है हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर है और मजबूर उसको यहाँ के हालात करते हैं। ये मैं आपने बहुत उम्दा बात कही। आपने बहुत उम्दा बात कही, लेकिन ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान में जो तबका इक़्तिदार में है वो चाहे कोई भी हो, चाहे माजी में हो चाहे अब हो, वो सिंसियर नहीं है। उनके जहन में कोई रोड मैप नहीं है पाकिस्तान को बेहतर बनाने के सिलसिले में। महज अखबारी बयान जारी कर देना या अपने इख्तिलाफ को की मजम्मत कर देना और इस किस्म की चीज़ों से तो पाकिस्तान नहीं मतलब की तरक्की करेगा। और दूसरी बात ये कि मंजिल भी उनको मिली जो शरीक सफ़र नहीं थे, जिन्होंने मतलब ये कि क़याम पाकिस्तान के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, है ना। लाखों की तादाद में लोग माइग्रेट करके आए। इनमें से जो मौजूदा मतलब सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हों। तो ये कुर्बानी आम पाकिस्तानियों ने दी थी जो पाकिस्तान की मोहब्बत में कायद-ए-आज़म के कहने पर पाकिस्तान आए थे। तो हमें मतलब ये कि रिव्यू करना चाहिए, मतलब ये कि रिविजिट करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे। कायद-ए-आज़म एक वेलफेयर स्टेट के का कंसेप्ट चाहते थे और जब उन्होंने स्टेट बैंक के स्टार्ट किया तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मसावात होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, है ना, और पाकिस्तान को माशी तौर पर तरक्की करनी चाहिए। तो स्टेट बैंक के तभी भी उन्होंने कहा, हालांकि वो बीमार थे और ज़ियारत से खुसूसी तौर पर आए थे स्टेट बैंक का इफ्तिताह करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरा ख्याल है कि जो क़यादत नहीं समझ सकी। और दूसरी बात यह कि बाहमी जो लड़ाई थी सियासतदानों के माबैन, वो भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मसला था पाकिस्तान की तरक्की में। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने मौजूदा सिस्टम में अगर कोई रोशन और नुमायां तब्दीली नहीं की तो मेरा ख्याल है कि हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, IMF के पास जाएंगे, भीख मांगेंगे, दूसरे मुल्कों के पास जाएंगे, भीख मांगेंगे और उस पर शर्म भी नहीं आएगी। तो ये इस तरह मुल्क थोड़ी चलते हैं। मुल्क जो होते हैं उनके पास एक रोड मैप होता है, उनके पास एक ताकत होती है, तवानाई होती है, एक कंसेप्ट होता है, एक प्लानिंग होती है। वो प्लानिंग भी नजर नहीं आती। फिर दूसरी बात ये कि एक तरफ तो पाकिस्तान में मतलब ये कि बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा महंगाई है। दूसरी तरफ मालूम हुआ कि वजीर आजम हाउस को रिनोवेट किया जा रहा है करोड़ों रुपए से, सदारती महल को रिनोवेट किया जा रहा है करोड़ों रुपए से। अरे भाई ये पैसे तो आवाम के हैं ना, ये जो आवाम टैक्स देता है उसके जरिए जो है आप अपने महलों को अगर साहब रिनोवेट कर ये रहे हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं, बिल्डिंग्स का कोई महल खड़े करना बनाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कौम का एक करैक्टर होता है वो बनाना ज़रूरी है, कौम को एक उम्मीद दिलाना ज़रूरी है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा और नहीं किया गया। आपने कायद-ए-आज़म की बात की, उनकी तरजीहात थी, वो बीमारी की हालत में भी स्टेट बैंक चूँकि ज़रा पहला बैंक था और बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके, चूँकि पाकिस्तान के पास ख़जाने में तो पैसे थे नहीं, तो उस बैंक की बुनियाद रखी, लोगों ने ईंटें बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बजरी सरिया के लिए उस वक्त पैसा दिया। लोगों का एक यकीन था कि उस वक्त हम एक कौम थे, मुल्क हमें नया नया मिला था। आज हमारे पास पूरा मुल्क है लेकिन हम एक कौम नहीं बन पा रहे। ये बहुत उम्दा बात है। देखिए मैं एक और मिसाल आपको दूं कि कायद-ए-आज़म बीमार थे, ज़ियारत से आए थे और अप्रैल का महीना था और उनके एजाज में कोयटा म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत बड़ा जलसा किया था। जी वो बीमार थे तो वो कोयटा म्यूनिसिपैलिटी में वो जब तशरीफ लाए तो एक हुजूम था, तो उन्होंने तकरीर की और उन्होंने दो बातें ऐसी की कि जो मेरा ख्याल है कि हमें उसको सुनहरी हरफों से लिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान बन गया है तो हमें इस सिलसिले में काम और काम करना चाहिए और यह है कि हमें बिला इम्तियाज लोगों की खिदमत करनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर किसी ने मतलब सूबाइयत का मुजाहरा किया, जी सूबाई अज़बियत का मुजाहरा किया, प्रोविंशलिज्म की बात की, तो उन्होंने कहा इससे पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा। तो कायद-ए-आज़म के दोनों अल्फाज जो हैं आज कितने सही साबित हो रहे हैं। हम में सूबाई अज़बियत है, सूबे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, सूबे एक दूसरे को नफरत से देख रहे हैं। कोई समझ रहा है कि हम आज़ाद हो जाएंगे, कोई समझ रहा है हम ये कर लेंगे। देखिए ये चीज़ें जो है ना ये इसलिए है कि क़यादत का फक़दान है। हमारे पास कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो रोशन जहन रखती हो, जिसको कायद-ए-आज़म के अफ़कार का पता हो, जिनको ये मालूम हो कि 30 लाख मुसलमान जो हैं पाकिस्तान अगर के साहब क़याम में आप बिल्कुल जिस तरह माजी में के रेफरेंस दे रहे हैं और कायद की तमाम वो इम्पोर्टेंट
जो कौम से उन्होंने खिताब किया उस वक्त नौजवान नस्ल के लिए उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि ये हमारा सरमाया है और किसी भी मुल्क का वो सरमाया होते हैं। 64% हैं कुल आबादी के, बहुत टैलेंटेड हैं। उम्मीद उनको देखिए नज़र नहीं आ रही, ना ही उनको पॉलिटिकल अरीना में वो स्पेस मिल रहा है। और ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि किसी भी जगह अगर आप देखें, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें, हालांकि यंग ब्लड जो है वो परफॉर्म करता है, सीनियर्स के एक्सपीरियंस के साथ वो आगे बढ़ता है, लेकिन ये बहुत कम है। यहाँ पर कोई हौसला अफजाई नहीं हो रही और हमारा पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो मायूस भी हो रहा है इस पूरे सिस्टम से। देखिए देखिए पढ़ा लिखा न सिर्फ मायूस है, बल्कि देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी लाखों की तादाद में नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। उसकी वजह चले गए कि यहाँ पर कोई रोजगार का जरिया नहीं है। अगर रोजगार हासिल भी करो तो उसके लिए सिफारिश की जरूरत होती है। तो ये सिफारिशी कल्चर, जो पर्ची कल्चर है ना, ये पाकिस्तान में और ज्यादा मजबूत हो गया है। फिर ये है कि रिश्वत के जरिए नौकरी मिलती है, आप पैसे दें तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये चीजें ये इसलिए पैदा हुई कि क़यादत नहीं है। मतलब वो जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना, 30 लाख मुसलमान जो थे शहीद हुए पाकिस्तान के लिए। आप मुझे किसी से बताइए कि इतनी बड़ी तादाद, और फिर इसके बाद माइग्रेशन हुआ, तारीख का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इतनी कुर्बानी के बाद भी जो क़यादत आई, वो लियाकत अली खान की शहादत के बाद, सरदार अब्दुल रहमान लश्कर के बाद जितने भी लोग आए वो सब, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के बाद, सब मतलब महलाती साजिश में शरीक थे। और महलाती साजिश की वजह से आज पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर कोई जान नहीं है। यानी उसके अंदर कोई आसूदगी नहीं है, उसके अंदर कोई तमानियत नहीं है, उसके अंदर कोई रोशनी नहीं है, उसके अंदर कोई राह नहीं है। तो आप ये बताइए कि इस तरीके से जो मुल्क है कैसे तरक्की करेगा। आगा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज देखें आप इतने सीनियर और बड़े ज़बरदस्त यार ज़ारा हमारे दानिश्वर हैं, सीनियर हैं, क्या वजह है कि इस वक्त भी ना तो आप जैसे सीनियर्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मैं ओवरऑल इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, ना उनको किसी थिंक टैंक का हिस्सा बनाया जाता है ताकि इनपुट आपकी ली जा सकें और एक अच्छी यूनिफॉर्म अच्छी पॉलिसी बनाई जा सके, हमारी जो यूथ है उसकी इस एनर्जी का यूटिलाइज़ किया जा सके। तो आखिर सिंक तो करना है ना चीज़ों को, मुल्क चलाने के लिए आपको बड़ों का तजर्बा और नौजवान नस्ल का जज्बा वो मिलाना होगा, तो आपका मुल्क आगे चलेगा ना। तो ये सारा इतना बड़ा गैप है, इस गैप को कैसे फुलफिल किया जा सकता है? देखिए गैप मैंने आपसे ना कि सिंसियरिटी नहीं है, मुल्क के साथ सिंसियरिटी नहीं है। करप्ट तबका जो है ना वो मजबूत हो गया है, वो करप्शन के जरिए मजबूत हो गया है, और वही मुल्क पर किसी न किसी तरीके से सिफारिश के जरिए इक़्तिदार में आ जाता है। देखिए ये बात मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये बात तो लिखता रहता हूँ अपने कॉलमों में। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपको ने भी फरमाया कि 60% जो है वो नौजवान है पाकिस्तान में। तो आप 60% में तकसीम करें तो तकरीबन 40% तो ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं। 20% जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो 60% बन गए, तो 20% जो है उसमें से 10% जो है पाकिस्तान से चले गए। 9 लाख बच्चे जो है नौजवान, दे हैव लेफ्ट पाकिस्तान, दे आर नॉट इन पाकिस्तान, दे हैव लेफ्ट टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस टू फाइंड अ जॉब, द ग्रीनर पास्चर्स के लिए। और बाकी जो बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं है वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और जब मेहनत मजदूरी नहीं मिलती तो दे बिकम क्रिमिनल्स। तो ये जो एक सिस्टम है, हमने सिस्टम को जो है ना वो एक चंद बड़े लोगों तक महदूद कर दिया है। और इस वजह से स्पेस, अभी आप जो स्पेस लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई स्पेस ही नहीं है। जब आपने बड़े लोगों को और उनके बच्चों के लिए और उनके दोस्तों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए आपने जगह भर दी, तो वो जो लोग जो मेरिट पर आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है साहब। जो पाकिस्तान बनाने वाली जो टीम थी, जो विजनरी थे, जो उस कायद के विजन का हिस्सा बने, तो वो तो कोई जागीरदार नहीं थे, वो कोई अमीर तरीन लोग नहीं थे, वो तो आम पाकिस्तानी थे जिनकी वजह से जिनकी जद्दोजहद और मेरिट के ऊपर ज़रा उनका एक टैलेंट था, उनके अंदर ये खूबियाँ थी, तो वो लीड कर रहे थे और उस टीम का हिस्सा बने। आज हमारे यहाँ मेरिट का कत्लेआम हो रहा है, जिसकी बार बार कायद बात करते रहे, तो क्यों हम अपने मेरिट को भी संभाल नहीं सके? और उस तरह जो बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि स्पेस नहीं मिला टैलेंटेड लोगों को, और सफारशी कल्चर आम हो गया, अकरबा परवरी आम हो गई, जिसकी बहुत शदीद मुखालफत की डे फर्स्ट से ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। देखिए कायद-ए-आज़म जो थे 1 रुपया तनख्वाह लेते थे जी, 1 रुपया तनख्वाह लेते थे, और उन्होंने कोई जायदाद नहीं बनाई। उनके पास जो भी पाकिस्तान में था
वो भी उनको उस वर्षे में मिला था जो उन्होंने हिंदुस्तान में छोड़ा था। वो एक ईमानदार आदमी थे और ईमान की सोच से वो पाकिस्तान बना। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान में है, और जो हमारे इक़्तिदार पर काबिज लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि बस ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं चलेगा, इसमें तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है, इसके अंदर कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोशिश नहीं की गई तो मैं समझता हूँ कि बहुत हम बिल्कुल बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है यहाँ पे। क्योंकि बात असल ये है कि लोग महरूम हैं, महरूम इतने ज्यादा महरूम है कि आप यकीन करें कि एक वक्त रोटी खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। इस वक्त वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कोई 10 करोड़ आवाम ऐसे हैं कि जो एक वक्त का खाना खाते हैं और गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर पाँच पाँच करोड़ लोग ऐसे हैं जो भीख मांग कर जिंदगी गुजारते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो मैं आपकी खिदमत में जी अर्ज जी, कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। देखिए कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का जो विजन था पाकिस्तान का, वो वेलफेयर स्टेट का था। वो एक ऐसी वेलफेयर स्टेट इस बनाना चाहते आगे थे साहब कि बिल्कुल, जहाँ मेरे पे पास चूंकि वक्त भी कम है, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक उस वक्त भी देखें जब पाकिस्तान बना था, ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था पाकिस्तान बनाने में, और उसके बाद भी आज ख़वातीन पाकिस्तान में जिस तरह यूथ हमारी 64% हो गई है, 51 प्लस हो चुके हैं, यानी इस वक्त मर्द अकलियत में है और ख़वातीन पाकिस्तान में अक्सरियत में है। उसके बावजूद ख़वातीन टैलेंटेड भी हैं, उनको भी जो एक मुनासिब नुमाइंदगी है वो नहीं दी जा रही। उनका जो एक दिमाग है, उनका जो टैलेंट है, उससे काम नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे बहुत सारा डिवाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किसी भी माशरे में ख़वातीन की भाई देखिए तरक्की मैं का देखिए मैं किरदार, बताऊं ख़वातीन का मैं बताऊं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अगेन इसको मिस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बात असल ये है कि देखिए हमारे सामने दो खवातीन की मिसाल दे सकता हूँ। जी एक तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। फातिमा जिन्ना अपने भाई के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया, जी, ठीक है। और इसके बाद ये कि लियाकत अली खां की बीवी बेगम राना रानो। लियाकत अली खां, जी शी वॉज इकोनॉमिस्ट। जब लियाकत अली खां अमेरिका गए तो उन्होंने हार्वर्ड में तकरीर की थी मिसेस लियाकत अली खां ने। तो वो हैरत में रह गए कि ये इतनी बड़ी इकोनॉमिस्ट है और इनको इतना बड़ा विजन है इकोनॉमी के बारे में। तो बिल्कुल। देखिए हमने 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 क्या किया कि जो मेन शोविनिज्म है, यानी मेल शोविनिज्म है, वो औरतों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और उसकी जो जहनियत है वो जहनियत अच्छी नहीं है। वो जहनियत जो है कजी पर मबनी है, यानी मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव जी एटीट्यूड दे हैव फॉर द वुमेन एंड दे डोंट वांट टू गिव एनी रिस्पेक्ट टू द वुमेन। तो जब तक, और इस्लाम ने औरतों की इज्जत के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि औरतों की इज्जत बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जो जैसे मर्दों की है, और एक माशरा जो है ना औरतों की इज्जत से आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे क्या है, उल्टा है। हम जो जो मेल शोविनिज्म है वो इतना नजर आता है और इतना ज्यादा, मतलब ये कि हम महसूस करते हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कि खवातीन जो है ठीक। कोई आगे इंसान साहब, ही नहीं है। आपको नौजवान नस्ल भी सुनती है, पसंद करती है आपके तज़किये भी, क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जहाँ भी जो हमारे नौजवान हैं अपनी जगह काम करें, काम करते रहें, और कायदे के जो अफकार हैं उससे फायदा उठाएं। और आप देखिए अरशद नदीम ने, मतलब ये तमाम तर नामसाइद हालत के बावजूद भी देखिए कितनी बड़ी अपनी कोशिश से कितना बड़ा पाकिस्तान का नाम पैदा किया। इस तरीके से लोग जो है ना जहाँ भी हैं वो अपनी कोशिश करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की हिमायत और अल्लाह की मदद से वो तरक्की कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आगा मसूद साहब, आप बता रहे थे पाकिस्तान की कहानी और पाकिस्तान क्यों कर बना, पाकिस्तान बनाने के मकासद क्या थे, कायद के मकासद क्या थे, और उनके ऊपर अमल क्यों नहीं कर सके। और आज भी वक्त है। नदीम अरशद की जिस तरह आगा साहब ने बात की कि नामुसाद हालात में भी अब अगर आप हौसला ना आ रहे हैं, हिम्मत रखें, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। लेकिन कुछ फ़राइज़ स्टेट के भी हैं, हुकूमतों के भी हैं। वो साजगार माहौल हमारी यूथ को प्रोवाइड करें और साथ ही साथ आम आवाम की तरक्की का ख्याल करें। और पाकिस्तान के हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को अपना घर समझ के इसकी हिफाजत भी करें और इसके लिए अपना किरदार भी अदा करें। सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत आप फ़लस्तीन और कश्मीर वालों से पूछ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। हुकूमतें क्या कर रही हैं और सियासतदान क्या कर रहे हैं, इसका फ़ैसला भी आपने ही करना होता है और सोच समझ कर करें, ताकि 77 ईयर्स तो गुजर चुके हैं। कल से हम फिर जश्न आज़ादी मना रहे होंगे 1 साल के बाद, तो कम से कम अगले साल हम बेहतर पोजीशन में हों। और वो बेहतर पोजीशन इसी सूरत में हो सकती है मैं और आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।